वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इसी बायोमॉलिक्यूल में अगले सेगमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक दूसरे एग्जांपल का बायोमॉलिक्यूल का दूसरा एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टूडेंट प्रोटीन। तो आइए हम ध्यान से समझते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। इसमें बहुत सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, तो प्रोटीन के बारे में सुनते हैं, समझते हैं। देखिए, वैसे बायोमॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से बनता है। इसके पहले आपने कार्बोहाइड्रेट में क्या पढ़ा था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बनने वाला बायोमॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने कार्बोहाइड्रेट कहा था। लेकिन आज आप क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनने वाला वैसे बायोमॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, उनके बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए और अपने बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जरूरी हो, ऐसे बायोमॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। मैं फिर से बोल देता हूं, ध्यान से सुनना। वैसे बायोमॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से बनते हैं और जो लिविंग बीइंग्स के जीवित रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, अपने बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो, वैसे बायोमॉलिक्यूल या वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड, और बहुत सारे का मतलब मैंने आपको पॉलीमर चैप्टर में बता चुका हूं। उसमें बहुत सारे का मतलब होता है जब वैल्यू 100 या 100 से ज्यादा हो। तो बहुत सारे अमीनो एसिड के मिलने से जो पॉलीमर बनता है, उसी पॉलीमर को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड के मिलने से जो पॉलीमर बनता है, तो अमीनो एसिड के पॉलीमर को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। इस डेफिनेशन को समझने के बाद हमारे पास फिर एक नया वर्ड आ गया, अमीनो एसिड। तो आइए स्टूडेंट समझते हैं अमीनो एसिड क्या होता है। तो ये रहा आपके सामने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को समझा देता हूं। अगर आप गौर कर रहे होंगे तो इसमें आपको एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH राइट हैंड साइड में लिखा हुआ दिख रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको NH2 ग्रुप लिखा हुआ दिख रहा होगा, जिसको हम लोग अमीनो कहते हैं। अब कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर NH2 को तो हम लोगों ने एमीन पढ़ा था, आप अमीनो कह रहे हो, तो स्टूडेंट कार्बोक्सिल और एमीन दोनों का दोनों फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन इस एमीन के कंपैरिजन में ये कार्बोक्सिल का प्रायोरिटी ज्यादा है, प्राथमिकता ज्यादा है। तो यहां पर ये बन गया मेन फंक्शनल ग्रुप या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और इसके साथ जब ये फंक्शनल ग्रुप आया तो ये बन गया सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट। और जब NH2 ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तो उसको हम लोग अमीनो कहते हैं। हाँ जी, तो राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है? कार्बोक्सिल ग्रुप। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है? अमीनो ग्रुप। राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है? एसिडिक ग्रुप। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है? बेसिक ग्रुप। अमीनो इज द बेसिक ग्रुप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन। कार्बन के दो वैलेंसी में से राइट हैंड साइड में कार्बोक्सिल दिख गया और लेफ्ट हैंड साइड में आपको अमीनो दिख गया। अब कार्बन का जो रेस्ट वैलेंसी बचा, ऊपर में देखिए मैंने अल्काइल लिखा है, मतलब कोई हाइड्रोकार्बन होगा जिसका वैल्यू 10 से लेकर, जहां पर कार्बन का नंबर n का वैल्यू, कार्बन के लिए n का वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है। R इंडिकेट अल्काइल ग्रुप, और कार्बन के 4th वैलेंसी में आपको हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखने के बाद इसका डेफिनेशन सुन लो। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या वैसे बायोमॉलिक्यूल, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या वैसे बायोमॉलिक्यूल जिसमें एक एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, एक बेसिक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो और मॉलिक्यूल खुद नेचर वाइज एम्फोटेरिक हो। एम्फोटेरिक का मतलब होता है वैसा मॉलिक्यूल जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, या ऐसा मॉलिक्यूल जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहते हैं या एम्फोटेरिक नेचर का मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अमीनो एसिड का डेफिनेशन क्या हो गया? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, एक बेसिक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो और मॉलिक्यूल खुद नेचर वाइज एम्फोटेरिक हो, इस वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमॉलिक्यूल को हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं।
आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई अमीनो एसिड आर एम्फोटेरिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमीनो ग्रुप द अमीनो एसिड मॉलिक्यूल बिहेव्स एज एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट और इस बात को समझते हैं, जो अमीनो एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो सेंट्रल कार्बन होता है, उस सेंट्रल कार्बन के पास आप देखिए उस सेंट्रल कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये जो कार्बन है, इस सेंट्रल कार्बन का अमीनो एसिड में सेंट्रल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, sp3 होता है और टेट्राहेड्रल शेप होता है। और अमीनो एसिड का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। साथ ही साथ इस सेंट्रल कार्बन के चारों वैलेंसी में अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। राइट साइड में कार्बोक्सिल ग्रुप, लेफ्ट साइड में अमीनो ग्रुप, टॉप में अल्काइल ग्रुप और बॉटम में हाइड्रोजन ग्रुप। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कायरल मॉलिक्यूल है, इसीलिए कायरल मॉलिक्यूल को हम लोग यहाँ स्टार से इंडिकेट किए हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइल टेट्राहेड्रल शेप वाले वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमॉलिक्यूल जिसमें एक एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो और एक अमीनो बेसिक ग्रुप प्रेजेंट हो और नेचर वाइज जो मॉलिक्यूल खुद एम्फोटेरिक हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमॉलिक्यूल को हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं। और स्टूडेंट एक बात और मैं आपको यहां से बता देता हूं कि मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और जो अमीनो ग्रुप है वो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस अमीनो एसिड को हम लोग अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए अमीनो को हम लोग अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग अल्फा अमीनो एसिड कहेंगे। तो अब अल्फा अमीनो एसिड का जब आप डेफिनेशन समझ गए तो अब आप इधर आ जाइए। अभी तक हम लोग के पास टोटल 300 अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन है। कहने का मतलब टोटल 300 अमीनो एसिड में से सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड ही ऐसे होते हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और ध्यान ये रखना है कि कौन से किस तरह के अमीनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अल्फा अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। सिर्फ 20 अमीनो एसिड ही प्रोटीन का फॉर्मेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में जो डीएनए है उस डीएनए के पास सिर्फ 20 अमीनो एसिड का जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। डीएनए हमारे बॉडी में एक जेनेटिक मटेरियल है। ये डीएनए जो है वो आरएनए का फॉर्मेशन करता है और ये जो आरएनए है वो आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो डीएनए आरएनए को सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन देता है, इसीलिए आरएनए सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड को लेकर ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखना आप यहाँ पे कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमॉलिक्यूल जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप और कार्बन खुद sp3 हाइब्रिडाइज और टेट्राहेड्रल शेप का हो, तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बायोमॉलिक्यूल को हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं। और 300 अमीनो एसिड में से सिर्फ 20 अमीनो एसिड ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं और जो अमीनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। और अमीनो एसिड नेचर वाइज कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप और बेसिक अमीनो। ओके स्टूडेंट्स, तो अमीनो एसिड समझने के बाद आइए हम लोग अमीनो एसिड को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मतलब आपको जरूरत के हिसाब से अमीनो एसिड को 2 भाग में बांटा गया है, 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है इसेंशियल अमीनो एसिड, मैं शॉर्ट में लिखा हूं ए मतलब अमीनो एसिड। एक है इसेंशियल अमीनो एसिड और एक है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल का मतलब क्या होता है? वैसे अमीनो एसिड जो जरूरी है, हम लोग के लिए जरूरी है, और नॉन इसेंशियल का मतलब क्या होता है? जो जरूरी नहीं है। तो आप जरा ध्यान से सुनना, वैसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है और हमें उसे खाने में बाहर से लेना पड़ता है, वैसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है और खाने में हमें बाहर से लेना पड़ता है, ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और ऐसा अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में बनता है और खाने में हमें बाहर से नहीं लेना पड़ता है, वैसे अमीनो एसिड को हम लोग कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 300 अमीनो एसिड में से टोटल 300 अमीनो एसिड में से सिर्फ 20 अमीनो एसिड ही
प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड उस 20 अमीनो एसिड में से जो प्रोटीन बनाते हैं, उस 20 अमीनो एसिड में से टोटल 10 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं और खाने के रूप में हमें उसे बाहर से लेना पड़ता है। मतलब 10 अमीनो एसिड जो होते हैं वो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो 20 में से 10 चला गया तो रेस्ट हम लोग के पास 10 बचा। तो जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो भी नंबर वाइज 10 होते हैं। मतलब 10 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो हमारे बॉडी में बनते हैं और बाहर से हमें खाने में उन्हें लेने की जरूरत नहीं होती है। तो बात आया स्टूडेंट कि एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल क्या है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफान, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, मिथियोनिन, आर्जिनिन, ल्यूसीन और लाइसिन। हो सकता है कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो ये आपको ये थोड़ा टफ लग रहा होगा, तो मैं छोटा सा ट्रिक इसके लिए आपको बता देता हूं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। ट्राई दिस वीआईपी मॉल, ट्राई दिस वीआईपी मॉल। इससे आप याद रख सकते हैं, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। ट्राई से हो गया ट्रिप्टोफान, दिस का टी से हो गया 309, दिस का HIS से हो गया हिस्टिडीन, VIP का V से हो गया वैलिन, I से हो गया आइसोल्यूसिन, P से हो गया फिनाइल एलानिन, मॉल का M से हो गया मिथियोनिन, A से हो गया आर्जिनिन, L से हो गया ल्यूसीन और L से हो गया लाइसिन। तो इस तरीके से आप इसेंशियल अमीनो एसिड याद रख सकते हैं। अब आ गया स्टूडेंट नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, इनका भी नंबर जो होता है वो 10 होता है। सभी को याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें आप कुछ एग्जांपल याद कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा ग्लाइसिन, द सिंपलेस्ट द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन। उसके बाद जी से एक और है, जी से एक और है ग्लूटामिक एसिड और ए से भी 2 है एस्पार्टिक एसिड और अलानीन। तो ग्लाइसिन, अलानीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, तो ऐसे 10 और हैं। तो ये रहा कुछ एग्जांपल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का और ये रहा कुछ एग्जांपल एसेंशियल अमीनो एसिड का। और हमने अमीनो एसिड को अभी बांटा है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। अगर हमें जरूरत है तो इसेंशियल अमीनो एसिड, अगर हमें जरूरत नहीं है तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अमीनो एसिड को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। अब अमीनो एसिड को नेचर के हिसाब से डिवाइड करने जा रहे हैं, क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर के हिसाब से अमीनो एसिड 3 टाइप्स के हो सकते हैं। मैंने शॉर्ट में अमीनो एसिड को ए करके लिखा है, आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिखे। तो जो 3 नेचर के हिसाब से जो 3 टाइप के अमीनो एसिड हो सकते हैं वो है न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड। ध्यान से सुनना, देखो आपको ये बात तो पता है कि अमीनो एसिड का अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना है तो एक उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप लेना है। एक फंक्शनल ग्रुप एसिडिक नेचर का होना चाहिए और दूसरा फंक्शनल ग्रुप बेसिक नेचर का होना चाहिए। एसिडिक नेचर का जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग को लेना है वो कार्बोक्सिल लेना है, बेसिक नेचर का जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग को लेना है वो अमीनो लेना है। और जो आपको बचे हुए 2 वैलेंसी कार्बन के जो 2 वैलेंसी में ग्रुप जोड़ना है, एक तरफ अल्काइल जोड़ना है, मतलब हाइड्रोकार्बन का चेन तुम जितना मन करे उतना जोड़ते जाओ, और एक तरफ आपको हाइड्रोजन लेना है। तो जो और साथ ही साथ आपको ये बात भी पता है कि जो सेंट्रल एलिमेंट कार्बन होता है वो कायरल कार्बन होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है और टेट्राहेड्रल नेचर का होता है। सिंस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन, मतलब जो अल्फा कार्बन से अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए अमीनो एसिड कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होता है। देखिए जब यहां देखो मैं ध्यान से बता रहा हूं आपको, फिर ये समझने के बाद इन तीनों में बताना है कौन न्यूट्रल है, कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। जब अमीनो ग्रुप का नंबर और कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर दोनों बराबर हो तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं। मैं शॉर्ट में यहाँ एम से दिखा दे रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन में दूंगा करने के लिए और आपको यहाँ बताना है। जब अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों का नंबर बराबर हो तो न्यूट्रल अमीनो एसिड। जब अमीनो ग्रुप का नंबर ज्यादा हो किसके कंपैरिजन में, कार्बोक्सिल के कंपैरिजन में, तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक अमीनो एसिड। और जब अमीनो ग्रुप का नंबर कम हो लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर ज्यादा हो तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग कहेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। आप देखिए ध्यान से, अरे भाई 2 फंक्शनल ग्रुप है ना, कार्बोक्सिल क्या है, एसिडिक नेचर का, अमीनो क्या है, बेसिक नेचर का। तो जो ज्यादा हो गया उसका वही नेचर निकल के आ जाएगा और बराबर हो गया तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर में देखो तुमको क्या दिख रहा है, एक कार्बोक्सिल है और एक अमीनो है, मतलब दोनों का नंबर बराबर है।
तो इसीलिए ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड। वेरी गुड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब इस स्ट्रक्चर में देखो, आपको कार्बोक्सिल दिख रहा है राइट हैंड साइड में, और उतना ही आपको एक अमीनो भी ग्रुप रहा है। ऊपर नीचे भी एक बार चेक कर लो, अच्छा यहाँ पर हमको 2 कार्बोक्सिल दिख रहा है और एक ही अमीनो दिख रहा है, मतलब कार्बोक्सिल का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू द अमीनो ग्रुप। मतलब एसिडिक ग्रुप का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू द बेसिक ग्रुप। तो इस तरह से बनने वाले अमीनो एसिड को हम लोग कहेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। वेरी गुड, एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। और थर्ड में आ जाओ, यहाँ पर क्या देख रहे हो, राइट हैंड साइड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और लेफ्ट हैंड साइड में एक अमीनो ग्रुप है। अब एक बार ऊपर नीचे भी देख लो, आपको सबसे टॉप पर क्या दिख रहा है, एक और अमीनो ग्रुप दिख रहा है। तो टोटल अमीनो ग्रुप कितना हो गया, 2। टोटल बेसिक ग्रुप कितना हो गया, 2। लेकिन एसिडिक ग्रुप कितना है, 1। तो यहाँ पर बेसिक ग्रुप का नंबर ज्यादा है, एसिडिक का कम है। और जब बेसिक का नंबर ज्यादा हो जाएगा तो अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा, बेसिक अमीनो एसिड। वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, कि जब अमीनो ग्रुप का नंबर ज्यादा हो किससे, कार्बोक्सिल से, तो बेसिक अमीनो एसिड। लेकिन जब कार्बोक्सिल का नंबर ज्यादा हो किससे, अमीनो से, तो एसिडिक अमीनो एसिड। और जब कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों का नंबर बराबर हो तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। और इन तीनों का एग्जाम्पल मैंने आपको आपके नोट्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक में आपको मजा आ रहा होगा और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा। देखो, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे क्वेश्चन को आपके नोट्स में अवेलेबल करवा दिया है। अगर आप सिर्फ 12 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो जितना क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उतना ही करना। लेकिन अगर आपका ड्रीम 12 के साथ साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का भी है तो आप वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखना, यहां से इंपॉर्टेंट बात को खुद से नोट कर लेना। 12 के स्टूडेंट हो, आप नर्सरी केजी के बच्चे नहीं हो कि हर कुछ आपको लिख के दिया जाए। तो वीडियो लेक्चर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंग नोट कर लेना। डाउट हो, मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ डाउट फ्रॉम मी। हाँ जी, तो अब हम आते हैं अमीनो एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना वरना कंफ्यूज कर जाओगे। देखो भैया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला 3 पॉइंट तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन लो। अमीनो एसिड का अपना कोई कलर होता नहीं है, इसीलिए वे कलरलेस होते हैं। सेकंड कहा गया है कि अमीनो एसिड क्रिस्टलाइन शेप के होते हैं, मतलब उनका एक डेफिनिट शेप होता है, निश्चित आकृति होता है। क्या होता है वो बात का चीज है, वो एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन हाँ डेफिनिट शेप होता है, इसीलिए क्रिस्टलाइन शेप के होते हैं। और अमीनो एसिड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये था 3 पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन 4th पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछा जाता है। हाँ जी, अमीनो एसिड ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अमीनो एसिड ज्विटर आयन के रूप में रहते हैं। ज्विटर आयन क्या है स्टूडेंट, अगर ज्विटर आयन को मैं इंग्लिश में डिफाइन करूं तो ज्विटर आयन का मतलब होता है डाइपोलर आयन। ऐसे आयन जिसमें 2 पोल्स मौजूद हो, ऐसे आयन जिसमें 2 पोल्स मौजूद हो। अब आइए इसी बात को हम लोग समझते हैं। स्टूडेंट जरा आप इस स्ट्रक्चर को पहले गौर से देखो। क्या आपको 2 आयन्स दिख रहे हैं, 2 चार्ज दिख रहे हैं? 2 चार्ज में से एक चार्ज पॉजिटिव दिख रहा होगा और एक चार्ज नेगेटिव दिख रहा होगा। वैसे मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट हो इक्वल नंबर में, फिर से सुनना, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट हो और वो भी इक्वल नंबर में प्रेजेंट हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन कहते हैं। तो अमीनो एसिड डाइपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए अमीनो एसिड को ज्विटर आयन कहते हैं। अब क्वेश्चन आया कि आखिर अमीनो एसिड न्यूट्रल फॉर्म से डाइपोलर आयन के रूप में कैसे बन जाता है। तो स्टूडेंट बहुत छोटे से क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे या पढ़े हुए होंगे कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो डिसोसिएट होके H+ मतलब प्रोटॉन देता है, और बेस वो सब्सटेंस होता है जो उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ध्यान से, जो H+ जो प्रोटॉन को डोनेट किया एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया वो नेचर वाइज क्या हो जाएगा, बेस। अब आइए समझते हैं। देखो, ये रहा आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। राइट हैंड साइड में मैंने कार्बोक्सिल ग्रुप को रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बेसिक अमीनो ग्रुप को रखा हुआ है। आप इन दोनों पे फोकस करो, बाकी के बारे में तो मैं आपको समझा चुका हूं। एसिड क्या होता है, H+ डोनर, मतलब जो H+ को टूट के जो H+ रिलीज करता है, देता है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या किया स्टूडेंट, यहां से आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर, क्षमता
हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन क्या किया, पुल कर लिया, एरो का हेड आ गया, तो इस ऑक्सीजन की तरफ एरो का हेड आया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव। तो देखो एसिड टूट के H+ दे दिया, कार्बोक्सिल ग्रुप टूट के H+ दे दिया, प्रोटॉन दे दिया, इसीलिए कार्बोक्सिल ग्रुप को हमने एसिडिक कहा था। अब सुनना बात को, ये जो आपका बेसिक ग्रुप है उसी H+ को जाके एक्सेप्ट कर लेगा, इसी H+ को जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब NH2 इस H+ को एक्सेप्ट करेगा तो किसमें बदल जाएगा, NH3+ में। अब आप देख सकते हो जब ये यहां से स्टूडेंट, मैं यहां से हटा रहा हूं, जब ये यहां से इसको ये एक्सेप्ट कर लिया तो H+ यहाँ आके जुड़ गया, और जुड़ गया तो ये बन गया NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पर ये रह गया COO-। अब ये जैसा था स्टूडेंट मैं वैसे का वैसे ही रहने देता हूं। तो ये था आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड, और ये क्या हो गया, ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब इक्वल नंबर में पॉजिटिव और इक्वल नंबर में नेगेटिव दिख रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इक्वल नंबर में पॉजिटिव और इक्वल नंबर में नेगेटिव रहे, तो ऐसे दो चार्ज, ऐसे दो आयन रखने वाले मॉलिक्यूल को, ऐसे दो आयन रखने वाले डाइपोलर आयन को हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं। और ज्विटर आयन बनता है बाय डोनेशन ऑफ प्रोटोन, फ्रॉम द एसिडिक ग्रुप एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दैट प्रोटोन फ्रॉम द बेसिक ग्रुप। जब एसिड H+ को डोनेट करता है और बेस जब उसी प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो मॉलिक्यूल के ऊपर इक्वल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और मॉलिक्यूल डाइपोलर आयन में बदल जाता है। और इस तरीके से डाइपोलर आयन के रूप में अमीनो एसिड को हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ज्विटर आयन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ज्विटर आयन का मतलब होता है डाइपोलर आयन, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इक्वल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट है। तो आप यहां पर देखो क्या इक्वल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये डाइपोलर आयन को हम लोग क्या कह देंगे, ज्विटर आयन। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो अमीनो एसिड ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम एसिडिक सॉल्यूशन में एक बार रखने जा रहे हैं और एक बार बेसिक सॉल्यूशन में रखने जा रहे हैं। तो इस कंटेनर में, इस बीकर में, इस बर्तन में एसिड प्रेजेंट है, इसीलिए एसिड में एसिड प्रेजेंट है तो इसका मतलब H+ प्रेजेंट है, और अगर यहाँ पर बेस प्रेजेंट है तो इसका मतलब OH- प्रेजेंट है। अब अगर H+ प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव वाला किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो, ये H पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के पास गया और जाके यहाँ पर ये H+ इसके साथ जुड़ गया, तो क्या बन गया H3N+। इस पर तो कोई अटैक नहीं हुआ, कोई आके नहीं जुड़ा, तो जैसा था वैसे ही ना रहेगा। तो H3N+ है ना, ये अमोनियम आयन जैसा था वैसा का वैसे ही रहा, कार्बन अल्काइल ग्रुप ऊपर और हाइड्रोजन नीचे। लेकिन जो एसिड में प्रेजेंट प्रोटॉन थे H+ थे, वो क्या किए, इस नेगेटिव के पास आके जुड़े और ये मॉलिक्यूल इस तरीके से आके एग्जिस्ट कर गया। तो जरा इस मॉलिक्यूल को देखो, क्या आपको इसके ऊपर में क्या ये न्यूट्रल दिख रहा है, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि सर इसमें एक चार्ज दिख रहा है, ये आयन है। तो किस तरह का आयन है, पॉजिटिव आयन है, और पॉजिटिव आयंस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन। तो इसका मतलब तुम क्या समझे, जब हम ज्विटर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में रखते हैं या इमर्ज करते हैं या डिप करते हैं, तो जो ज्विटर आयन है वो कैटायन के फॉर्म में बदल जाता है। जब हम ज्विटर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। वाई? ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटोन बाय द कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन के द्वारा प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेता है और वो पूरा ज्विटर आयन कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। उसी तरीके से स्टूडेंट अब यहां ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, ज्विटर आयन लिया और इस ज्विटर आयन को मैंने कहां रख दिया, इस ज्विटर आयन को मैंने बेसिक सॉल्यूशन में रख दिया। और अगर ये सॉल्यूशन बेसिक है तो ये डिसोसिएट होकर क्या दे रहा होगा, हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन दे रहा होगा। तो ये नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। तो अब नेगेटिव के पास तो ये जाएगा नहीं, यहां से तो रिपल्सन फील हो जाएगा, पॉजिटिव के पास गया, अमोनियम के पास गया, तो इसका H+ और यहाँ सॉल्यूशन में रहने वाला OH-। अरे अमोनियम का H+ और यहाँ का हाइड्रोक्साइड आयन का OH-,
यहां से मिलके वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और जब H प्लस यहां से निकल गया तो यहाँ क्या बच गया, H2 है। तो इधर तो कोई चार्ज नहीं रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रहा। तो क्या इसको हम लोग ज्विटर आयन बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि हमको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं दिख रहा है, हमको सिर्फ नेगेटिव आयन दिख रहा है। आपको आयन में कौन सा दिख रहा है? नेगेटिव आयन दिख रहा है, और नेगेटिव आयन को हम लोग क्या कहते हैं? अनायन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से हमें यह समझ में आया कि जब हम ज्विटर आयन को बेसिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो अनायन में बदल जाता है। क्यों? ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ OH माइनस और हाइड्रोक्साइड आयन बाय द अमोनियम आयन। तो 2 पॉइंट क्या हुआ? जब ज्विटर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो कैटायन में बदल जाता है, और जब ज्विटर आयन को आप बेसिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो अनायन में बदल जाता है। और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ज्विटर आयन से रिलेटेड आपको मैं बता रहा हूं। मैंने अभी भी क्या बोला? ज्विटर आयन को अगर आप एसिडिक में रखोगे तो क्या बन जाएगा? कैटायन, और ज्विटर आयन को जब बेसिक सॉल्यूशन में रखोगे तो क्या बन जाएगा? अनायन। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, छोटे से क्लास में, जूनियर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ये 2 इलेक्ट्रोड है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को वायर की मदद से मैंने बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया। ये आप देख रहे हैं कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये रॉड भी आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये जो इलेक्ट्रोड हुआ ये भी आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मैंने नाम क्या दिया? कैथोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मैंने नाम क्या दिया? एनोड। अब मैं क्या करता हूं कि मैं कैटायन को मैं लाके यहाँ पर डिप करता हूं, मैं कैटायन को लाकर यहाँ पर इस सॉल्यूशन में रखता हूं। तो आप बताओ कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा, जब मैं अप्लाई करूंगा तो आप बताओ कि ये कैटायन, अरे मैंने इस कैटायन को मैंने इस सॉल्यूशन में डाल दिया, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल दिया। तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये कैटायन किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा? तो ये कैटायन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने अपोजिट वाले चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? कैथोड। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ मूव कर जाता है। अब इस अनायन को देखो, इस अनायन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और जब मैं इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखूंगा तो बताओ ये किधर जाएगा? ये किधर अट्रैक्ट होगा? अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है? एनोड है। इसका मतलब जब मैं अनायन को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। और अब मैं पूरे डायग्राम को एक बार समझा देता हूं स्टूडेंट, कि जब मैं ज्विटर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में रखूंगा तो ये कैटायन बन जाएगा, और कैटायन बनने के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा। उसी ज्विटर आयन को जब मैं बेसिक सॉल्यूशन में रखूंगा तो ये अनायन बन जाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ये एनोड की तरफ मूव करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्विटर आयन समझने के बाद अब हम लोग फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने जा रहे हैं, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब हम एक पॉइंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जहां उस पॉइंट को हम लोग कब देखेंगे? जब हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। और उस पॉइंट को हम लोग कब देखेंगे? जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। और आइसो का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वो कांस्टेंट रहेगा। कौन? अमीनो एसिड कांस्टेंट रहेगा। तो हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर अमीनो एसिड कांस्टेंट किस पॉइंट पर है, किस पॉइंट पर जाके अमीनो एसिड मूव करना बंद कर दिया है। अभी अभी आपने देखा था कि जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो कैटायन था वो कैथोड की तरफ मूव कर गया था, और जो अनायन था, अनायन फॉर्म में जो अमीनो एसिड था वो एनोड की तरफ मूव कर गया था। लेकिन अब हम वैसे पॉइंट के बारे में देखने जा रहे हैं जिसमें जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद अमीनो एसिड मूव ही नहीं करता है, ना वो कैथोड की तरफ जाता है, ना वो कैथोड की तरफ जाता है, ना वो एनोड की तरफ जाता है। तो आइए स्टूडेंट इसी पॉइंट को डिटेल समझते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को हम लोग सिंबल से दिखाते हैं पीआई। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का सिंबल है पीआई। ये हमें पीएच वैल्यू के बारे में बताता है। वो पीएच का वैल्यू, एक खास पीएच वैल्यू को बताता है, एक पीएच के स्पेसिफिक पॉइंट को बताता है। और पीएच स्केल के बारे में आप जानते होंगे स्टूडेंट, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है, हेंडरसन साइंटिस्ट के द्वारा एक ऐसा स्केल है जिसमें हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के नेचर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर उस स्केल में
अगर कोई सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से कम आएगा तो वो सब्सटेंस नेचर वाइज एसिडिक होगा, और अगर वो सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से लेकर 14 के बीच में आएगा तो वो सब्सटेंस बेसिक होगा, और अगर वो सब्सटेंस का पीएच वैल्यू खुद 7 ही होगा तो वो आपका सब्सटेंस जो होगा वो न्यूट्रल होगा। तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मतलब सब्सटेंस के नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए या बताने वाला स्केल को ही हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। अब स्टूडेंट अभी अभी मैंने आपको बताया था एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड है तो उसका पीएच का वैल्यू क्या होगा, 7 से लेस होगा, 7 से कम ही होगा। और अगर बेसिक अमीनो एसिड है तो उसका पीएच का वैल्यू क्या होगा, वो आपका 7 से ज्यादा होगा, मतलब राइट साइड में कोई होगा। और अगर न्यूट्रल अमीनो एसिड है तो उसका पीएच का वैल्यू क्या होगा, वो खुद 7 ही होगा, मतलब मिडिल में होगा। लेकिन अब आप समझिए बात को, एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होता है, एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होता है मैंने अभी अभी आपको बताया था। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रब कर रहा हूं ताकि स्पेस खाली हो जाए, आप जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए, जब हम लोग ज्विटर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में रखे थे तो वो कैटायन की तरफ मूव कर गया था, और वो कैटायन बन के वो कैथोड की तरफ मूव कर गया था, यही देखे थे। लेकिन क्या होता है कि एसिडिक अमीनो एसिड जो होते हैं वो इस पीएच वैल्यू पर, किस पीएच वैल्यू पर, पीएच वैल्यू जब 3 रहे, इस पीएच वैल्यू पर जितने भी एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं वो इस पीएच वैल्यू पर न्यूट्रल हो जाते हैं। मतलब न्यूट्रल कहने का मतलब ना वो एनोड की तरफ मूव करते हैं ना वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं स्टूडेंट, मेरी बात को ध्यान से समझना। एसिडिक अमीनो एसिड जो होते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, और जब ज्विटर आयन को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डाले थे तब वो कैटायन बन के कैथोड की तरफ मूव तो कर रहा था। लेकिन जितने भी एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं वो पीएच बराबर 3 वैल्यू पर ना तो एनोड की तरफ मूव करते हैं ना तो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो वो पीएच का वैल्यू जिस पर अमीनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करता हो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, तो उस पीएच के वैल्यू को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। बेसिक अमीनो एसिड में पीएच का वैल्यू 7 से ग्रेटर होता है। अभी अभी आपने देखा कि ज्विटर आयन को जब हमने बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो वो अनायन बन के एनोड की तरफ मूव कर गया। लेकिन स्टूडेंट, बेसिक अमीनो एसिड जितने भी होते हैं वो इस पीएच पर, मतलब पीएच बराबर 10 पर ना वो एनोड की तरफ मूव करते हैं ना वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो वो पीएच का वैल्यू जिसमें अमीनो एसिड, कोई भी अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड या बेसिक अमीनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं मूव करते हैं, तो उस खास पीएच वैल्यू को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है और इंडिकेट पीआई से किया जाता है। तो पीएच का वो वैल्यू जिसमें अमीनो एसिड न्यूट्रल हो जाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करते हैं, और उस पीएच के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर तो उस पीएच के वैल्यू को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो आप एसिडिक अमीनो एसिड के लिए पीएच का वैल्यू, आप पीएच का वैल्यू ना करके आप सीधा कहिएगा पीआई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, मतलब वो पीएच का वैल्यू जिस पर अमीनो एसिड कहीं मूव नहीं करेगा। और बेसिक अमीनो एसिड के लिए पीआई का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका पीआई बराबर, आप ऐसे लिखिए पीआई बराबर पीएच बराबर 3, मतलब पीआई किसको बताता है, पी, तो पीएच कितना होना चाहिए, 3। ये 3 किसको बता रहा है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को, मतलब 3 पर ऐसे एसिडिक अमीनो एसिड कहीं मूव नहीं करेगा। ये पीआई किसको बताता है, पीएच को। और बेसिक अमीनो एसिड के लिए पीआई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, मतलब जब 10 वैल्यू हो जाएगा, पीएच का 10 वैल्यू हो जाएगा तो बेसिक अमीनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेगा। और वो पॉइंट जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर अमीनो एसिड कांस्टेंट ही रहते हैं, किसी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करते हैं, उसे हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, जिसका सिंबल आपका पीआई होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ज्विटर आयन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को डिस्कस करने के बाद मैं फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ रहा हूं, डीएल कॉन्फ़िगरेशन इन अमीनो एसिड। और याद करो, मैं यही पॉइंट आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था, और वहां भी मैंने बताया था कि ये कॉन्फ़िगरेशन, ये नेमिंग सिस्टम हम लोग उस कंपाउंड के लिए करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम के अरेंजमेंट में अंतर हो। जरा इन दोनों स्ट्रक्चर में देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिख रहा होगा, बट आपको इनके अरेंजमेंट में अंतर दिख रहा होगा। अगर गौर करोगे तो बेसिक ग्रुप जो है, अमीनो ग्रुप जो है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, और बेसिक ग्रुप जो है, अमीनो ग्रुप जो है, यहाँ राइट हैंड साइड दिख रहा है। तो ये नेमिंग सिस्टम उसी कंपाउंड के लिए करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनमें एटम का अरेंजमेंट अलग अलग हो।
हाँ जी, तो आइए जरा चेक कर लेते हैं। पहला कंडीशन क्या बताया था आपको, कायरल कार्बन होना चाहिए। और कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन के चारों वैलेंसी में अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कार्बन के चारों वैलेंसी में अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। टॉप पे अल्काइल है, राइट में कार्बोक्सिल है, बॉटम में हाइड्रोजन है और लेफ्ट में अमीनो है। कायरल कार्बन है और कायरल कार्बन को हम लोग स्टार मार्क से इंडिकेट करते हैं, मतलब कायरल कार्बन है, ये मॉलिक्यूल कायरल है, तो इस पर हम लोग डीएल सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जल्दी से देख लो, क्या ये वाला कार्बन कायरल है, टॉप में आपका अल्काइल है, राइट में आपका अमीनो ग्रुप है, बॉटम में आपका हाइड्रोजन है और लेफ्ट में आपका कार्बोक्सिल है। मतलब इस कार्बन के चारों वैलेंसी में अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये कार्बन कायरल हो गया और ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल हो गया। और इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से अलग करने के लिए हम लोग डीएल सिस्टम यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, जब अमीनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में हो तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग एल अमीनो एसिड कहते हैं, एल अमीनो एसिड कहते हैं। और जब अमीनो ग्रुप राइट हैंड साइड में हो, दाहिना साइड में हो, तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग डी, कैपिटल डी अमीनो एसिड कहते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट दो कंपाउंड का, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसमें अरेंजमेंट का, एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है। अच्छा, एक एग्जांपल देखो आप यहाँ पर, ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, क्या इस पर हम लोग डीएल कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। आप देख सकते हैं टॉप में और बॉटम में आपका सेम एटम हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। ये मॉलिक्यूल आपका ग्लाइसिन मॉलिक्यूल जो है वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, इसीलिए डीएल कॉन्फ़िगरेशन नहीं यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है डीएल कॉन्फ़िगरेशन कैन बी यूज्ड फॉर ऑल अमीनो एसिड बट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन because it is not chiral molecule। तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड को छोड़कर सभी अमीनो एसिड कायरल मॉलिक्यूल होते हैं। अगर उस कायरल मॉलिक्यूल वाले अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में तो एल अमीनो एसिड, और उस कायरल मॉलिक्यूल वाले अमीनो एसिड में अगर अमीनो ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो आपका कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, तो शेप और स्ट्रक्चर के बाद अब हम लोग प्रोटीन को क्लासिफाई करके जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, मतलब किस किस के मिलने से बना हुआ है। अगर प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड के मिलने से बना है तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग कहते हैं सिंपल प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जो सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड के मिलने से बना है, ऐसे प्रोटीन को कहते हैं सिंपल प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है मिक्स, कुछ एडेड वाला पोर्शन। तो जब अमीनो एसिड के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जैसे न्यूक्लिक एसिड या कार्बोहाइड्रेट या फिर आपका लिपिड या फिर आपका फास्फोरस जुड़ा हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूं, जब प्रोटीन सिर्फ अमीनो एसिड का बना है तो सिंपल प्रोटीन, और जब प्रोटीन अमीनो एसिड के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन वाला पार्ट भी जुड़ा हुआ है जैसे न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फास्फोरस, तो इस तरह से बनने वाले प्रोटीन को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे अगर न्यूक्लियो प्रोटीन है तो उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट क्या है? न्यूक्लिक एसिड। तो अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड के मिलने से बनने वाला प्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और ऐसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का नाम क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन। और एग्जांपल क्या है स्टूडेंट? क्रोमाटीन। और क्रोमाटीन क्या होता है? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द क्रोमोजोम। जो क्रोमोजोम में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पर पतला सा जो थीन थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, इसी में हम लोग क्रोमाटीन कहते हैं। आप पढ़े होंगे 9th 10th में। अब आ जाइए ग्लाइकोप्रोटीन। तो ऐसा कंजुगेटेड प्रोटीन जो अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बनता है। एग्जांपल म्यूसिन। और म्यूसिन कहां प्रेजेंट होता है? हमारे सलाइवा में, लार में। अब आ जाइए ऐसा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो अमीनो एसिड और लिपिड के मिलने से बना है, ऐसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को हम लोग कहते हैं लिपोप्रोटीन। तो इस तरह के कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का नाम दिया गया है उसमें जुड़ने वाले प्रोस्थेटिक ग्रुप, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट के हिसाब से। अगर न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड है तो लिपोप्रोटीन, और फास्फोरस है तो फॉस्फोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जांपल क्रोमाटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जांपल म्यूसिन, लिपोप्रोटीन का एग्जांपल लिपोवाइटलिन ऑफ एग। ये जो एग यॉल्क होता है, जो आपके एग में जो अंदर वाला जो पोर्शन होता है, जो येलो वाला जो पोर्शन होता है, यॉल्क जो होता है, उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका लिपोप्रोटीन वाला पार्ट। अब आ जाइए फॉस्फोप्रोटीन। तो ऐसा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो अमीनो एसिड और फास्फोरस के मिलने से बना है, ऐसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को हम लोग कहते हैं फॉस्फोप्रोटीन। और इसका एग्जांपल है केसीन, जो मिल्क में प्रेजेंट होता है। अब आ जाओ स्टूडेंट, थर्ड टाइप का है डिराइव प्रोटीन। प्रोटीन के डाइजेशन से या डीनेचुरेशन से, डीनेचुरेशन क्या होता है मैं आगे बताऊंगा,
प्रोटीन के डाइजेशन से या प्रोटीन के डीनेचुरेशन से, मतलब खराब हो जाने से, उसका बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी लूज हो जाने से। अब फिजिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या लूज हो रहा है मैं बाद में बात करूंगा। तो प्रोटीन के डाइजेशन से या प्रोटीन का फिजिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी लूज हो जाने के बाद जो प्रोटीन बचता है, उसी प्रोटीन को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। जैसे जब हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं तो पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड बनता है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बनने के हिसाब से, कॉम्पोजिशन के हिसाब से आपको प्रोटीन को क्लासिफाई कर दिया। सिर्फ अमीनो एसिड तो सिंपल प्रोटीन, अमीनो एसिड के साथ साथ अगर कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जैसे न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फास्फोरस तो कॉन्जुगेट प्रोटीन। और प्रोटीन के डाइजेशन से या प्रोटीन के डीनेचुरेशन से जो प्रोटीन बन के आता है, ऐसे प्रोटीन को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। और इसका एग्जांपल आप याद रखना। प्रोटीन को, अब हम लोग प्रोटीन को क्लासिफाई करने जा रहे हैं उसके फंक्शन के हिसाब से। ऐसा प्रोटीन जो कुछ स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, जैसे कोलेजन, ये हमारे बोन्स वगैरह बनाने में हेल्प करता है। मसल्स को बोन से जोड़ने में हेल्प करता है। और मसल्स को बोन से जिस स्ट्रक्चर से जोड़ा जाता है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं टेंडन्स। याद रखो, बायोलॉजी वाले को तो पता ही होगा, केमिस्ट्री वाले आप, मैथ्स वाले आप याद रखो, मसल्स को, आपके बॉडी में मसल्स को बोन से जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टेंडन्स। तो ऐसा प्रोटीन जो बोन्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा, टेंडन्स के बनाने में, टेंडन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, उस तरह के प्रोटीन को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन का एग्जांपल है कोलेजन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, एक्सपेंशन में, कॉन्ट्रैक्शन में, एक्सपेंशन में, कॉन्ट्रैक्शन में, एक्सपेंशन में हेल्प करेगा, ऐसे प्रोटीन को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एग्जांपल मायोसिन, ये मसल्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए नाम पड़ गया है मायोसिन। ऐसा प्रोटीन जो एंजाइम वगैरह बनाने में हेल्प करता है, फॉर एग्जांपल अमाइलेज, और ये ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। ऐसा प्रोटीन जो हार्मोन्स के फॉर्मेशन, जो हार्मोन्स की तरह काम करता है या हार्मोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। और इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो मैंने आपको प्रोटीन को क्लासिफाई करके बता दिया शेप के हिसाब से, 2 टाइप का, फाइब्रस और ग्लोबुलर। उसके बाद फिर कॉम्पोजिशन के हिसाब से 3 टाइप का, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डिराइव्ड। और फंक्शन के हिसाब से 4 टाइप का, स्ट्रक्चरल, कॉन्ट्रैक्टाइल, एंजाइम एंड हार्मोन्स। और अब एक प्रोटीन का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है स्टूडेंट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो मैं अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट क्लास का लेक्चर छोटा ही होगा क्योंकि मैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊंगा। एंजाइम और हार्मोन्स में एक एक क्वेश्चन है, वो आप खुद से कर लेना, उसमें कुछ समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है, टाइम बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा आगे वाले पोर्शन को भी ध्यान में रखते हुए हमें अपना सिलेबस लेके चलना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए था, फिर हम लोग कल मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ज्यूटर आयन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को समझने के बाद अब हम लोग अमीनो एसिड में ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने जा रहे हैं, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। आइए समझते हैं पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। देखो, पेप्टाइड बॉन्ड समझने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है और अमाइड लिंकेज क्या होता है। जब हम लोग ये 2 पॉइंट को समझ लेंगे तो उसके बाद हम लोग को पेप्टाइड बॉन्ड समझने में आसानी होगा। कोई भी 2 सब्सटेंस जब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करके आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे मान लो ये कोई सब्सटेंस रहा होगा, ये कोई सब्सटेंस रहा होगा, ये कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और ये कोई दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, 2 सब्सटेंस, मान लो कोई एक सब्सटेंस ये है, दूसरा सब्सटेंस ये है, तो जब 2 सब्सटेंस वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करते हुए आपस में कंबाइन किए, कैसे कंबाइन किए? वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करते हुए जब आपस में कंबाइन किए, तो कोई भी 2 सब्सटेंस वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करते हुए आपस में कंबाइन करते हैं, तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। और स्टूडेंट, आपको पता होगा कि अमाइड फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला ये होता है, अगर इस अमाइड फंक्शनल ग्रुप से हमको कोई 2 सब्सटेंस को जोड़ना है, एक लेफ्ट से जोड़ना है और एक राइट से जोड़ना है, तो एक लेफ्ट से वैलेंसी फ्री करना होगा ताकि हम लेफ्ट से लाके जोड़ सके। तो वैलेंसी तो लेफ्ट साइड से फ्री दिख रहा है, और अगर हमको राइट से जोड़ना होगा तो राइट साइड में भी वैलेंसी फ्री करना होगा। तो हम एक हाइड्रोजन को यहां से हटा दिए और वैलेंसी फ्री कर दिए, तो इस लिंकेज को हम लोग कहते हैं अमाइड लिंकेज। और 2 सब्सटेंस जब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करते हुए आपस में कंबाइन करेंगे तो हम लोग उसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहेंगे। अब यहां पर आ जाओ, देखो मैं 2 अलग अलग कलर डिफरेंस से मैंने अमीनो एसिड को यहां दिखाया है। ये रहा आपका अमीनो एसिड और ये रहा आपका दूसरा अमीनो एसिड, सही है। अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मैं नंबरिंग करता हूँ, ये कोई फर्स्ट अमीनो एसिड है और ये रहा आपका सेकेंड अमीनो एसिड जो यहाँ दिख रहा है। अब होगा क्या कि दोनों अमीनो एसिड आपस में डिहाइड्रेशन रिएक्शन करेंगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करते हुए आपस में कंबाइन करेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस दिखाना है स्टूडेंट, तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल है, मैं यहां से हाइड्रोक्सी को हटा रहा हूं
और जो इस अमीनो एसिड का जो इस अमीनो एसिड का जो लेफ्ट साइड में अमीनो ग्रुप है, मैं वहां से हाइड्रोजन को हटा रहा हूं। तो क्या देख रहे हैं कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होकर बाहर जा रहा है, मतलब बाई प्रोडक्ट वाटर बन रहा है और दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन कर रहा है। जब वाटर मॉलिक्यूल यहां से हट गया तो क्या बचा, CO। ये CO ग्रुप जो कार्बोनिल कहते हैं, ये CO ग्रुप इस NH ग्रुप के साथ जुड़ गया। देखिए CO ग्रुप NH के साथ जुड़ गया और लेफ्ट वाला अमीनो एसिड राइट वाले अमीनो एसिड के साथ जुड़ गया। तो देखो, जब दो अमीनो एसिड डिहाइड्रेशन रिएक्शन करते हुए मतलब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करते हुए अमाइड लिंकेज के मदद से जुड़कर अगर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दो अमीनो एसिड सेम टाइप का भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। दो अमीनो एसिड डिहाइड्रेशन रिएक्शन करते हुए मतलब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करते हुए अमाइड लिंकेज के हेल्प से जुड़कर जब प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है तो बनने वाले इसी अमाइड लिंकेज को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, दो अमीनो एसिड सेम टाइप का चाहे डिफरेंट टाइप का डिहाइड्रेशन रिएक्शन करते हुए आपस में कंबाइन करके अमाइड लिंकेज से आपस में कंबाइन करके जब प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो बनने वाला इसी अमाइड लिंकेज को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। याद करो पुराना हम क्या बताए थे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहां बताए थे, वो हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट में। तो जो ईथर लिंकेज जब दो मोनोसैकेराइड ईथर लिंकेज की मदद से जुड़कर पॉलीगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड बनाते थे तो बनने वाले इसी ईथर लिंकेज को हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह रहे थे। और आज क्या बता रहे हैं, दो अमीनो एसिड जब इस अमाइड लिंकेज की हेल्प से जुड़कर प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसी अमाइड लिंकेज को पेप्टाइड बॉन्ड और वहां पर उसी ईथर लिंकेज को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो इतना बात समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलो मैं आगे और बताता हूं। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग पेप्टाइड बॉन्ड को समझ गए होंगे। बनता किसमें है पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन में। कैसे बनता है, दो अमीनो एसिड आपस में डिहाइड्रेशन रिएक्शन करते हुए अमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसी को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो अब सुनो, जब दो अमीनो एसिड, मैं शॉर्ट में अमीनो एसिड को ए लिखा हूं, आप एग्जाम में मत लिखना, मैं आपको समझाने के लिए आपको ऐसा लिख रहा हूं। दो अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग डाइपेप्टाइड। जब 3 से लेकर 9 अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो वैसे वो कहते हैं ओलिगोपेप्टाइड। इसको ऐसे समझो, मान लो ये कोई अमीनो एसिड है और मान लो स्टूडेंट ये कोई अमीनो एसिड है, तो दो अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे तो क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड। मान लो कि ये ऐसा 3 यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये 2 से ज्यादा है। मान लो यहाँ 10 है। जब 3 से लेकर 9 अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे तो ओलिगोपेप्टाइड। जब 10 से लेकर 100 अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे तो स्ट्रक्चर कहलाएगा पॉलीपेप्टाइड। और जब 100 से ज्यादा अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे तो वही कहलाएगा प्रोटीन। और याद करो, मैंने आज लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। कहने का मतलब जब बहुत सारे अमीनो एसिड मतलब 100 से ज्यादा अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर जो पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं उसे ही हम प्रोटीन कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको अमीनो एसिड का जितना भी टॉपिक था वो मैंने बता दिया। अब अमीनो एसिड से मैं फिर वापस प्रोटीन पे आता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बनने वाला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमॉलिक्यूल तो लिविंग बीइंग के रहने के लिए, हेल्थी रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, हेल्दी रहने के लिए, बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ऐसे बायोमॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। एंड पॉइंट नंबर 2, प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड के मिलने, बहुत सारे अमीनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड से मिलने से जो बायोमॉलिक्यूल बनता है, जो पॉलीमर बनता है, उसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो अब अमीनो एसिड मैंने समझा दिया, वापस प्रोटीन पर आ रहा हूं और अब मैं आ रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब मैं प्रोटीन को डिवाइड करने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अभी अमीनो एसिड डिस्कस किया, तो वापस हम लोग उससे बनने वाले पॉलीमर पर आ रहे हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन को मैंने स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया था। तो उसके बाद हम लोग आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन को डिवाइड किया गया है किस किस बेसिस पर, शेप के बेसिस पर, कॉम्पोजिशन के बेसिस पर और फंक्शन के बेसिस पर। तो शेप और स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोटीन आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। शेप और स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोबुलर प्रोटीन। वैसा प्रोटीन जो थ्रेड लाइक, जो दिखने में थ्रेड जैसा दिखे, जो थ्रेड जैसा दिखने में जो दिखे, तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। और ऐसा प्रोटीन जो बॉल जैसा दिखे, ऐसे प्रोटीन को हम लोग कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन
वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस इसका इंपॉर्टेंट है। थर्ड आ गया, फाइब्रस प्रोटीन में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। मैं इसको समझाता हूं, पहले आप डिफरेंस समझ लो। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन में वीक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है केराटिन, जो हमारे हेयर्स में पाए जाते हैं, नेल्स में पाए जाते हैं। मसल्स में पाए जाने वाला प्रोटीन मायोसिन, बोन्स में पाए जाने वाला प्रोटीन कोलेजन और मीट में पाए जाने वाला प्रोटीन फाइब्रोइन। तो केराटिन, मायोसिन, कोलेजन एंड फाइब्रोइन आर द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। और इसका जो स्टूडेंट, इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है, वैसे प्रोटीन को कहते हैं इंसुलिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन जो लंग्स से ऑक्सीजन ले जाकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से CO2 को लाकर वापस लंग तक पहुंचाता है, उसी प्रोटीन को हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। एंटीबॉडी एक ऐसा प्रोटीन जो हमारे बॉडी को या हमें एंटीजेन से बचाता है, मतलब बैक्टीरिया और वायरस के अटैक से बचाता है। तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। तो इंसुलिन, हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज आर द एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन एंड केराटिन, मायोसिन, कोलेजन एंड फाइब्रोइन आर द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। अब मैं इस थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं स्टूडेंट, बस आप दिमाग में रखना कि फाइब्रस प्रोटीन में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन में आपका वीक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। स्टूडेंट, मैं रफ में कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है। तो देखो, मान लो कि ये 100 अमीनो एसिड आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन किया हुआ है। 100 अमीनो एसिड आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन किया हुआ है। ये फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये जो मैंने ब्लॉक दिखा रखा है ये अमीनो एसिड है और दो अमीनो एसिड आपस में, अभी मैंने बताया था कि अमाइड लिंकेज से जुड़ते हैं, जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे थे। और अमाइड लिंकेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था CONH। तो देखो, पहले पॉलीपेप्टाइड का जो अमाइड लिंकेज है उस पर फोकस करना और दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन का जो अमाइड लिंकेज है उस पर फोकस करना। तो जो पहले पॉलीपेप्टाइड में अमाइड लिंकेज है उसका हाइड्रोजन और दूसरे पॉलीपेप्टाइड में जो अमाइड लिंकेज है उसका ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। फिर से देखो, समझ में आएगा। पहले पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमाइड लिंकेज है उस अमाइड लिंकेज का हाइड्रोजन और दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमाइड लिंकेज है उसका ऑक्सीजन, जब आपस में कंबाइन किया तो यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किया। पहले पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमाइड लिंकेज है उसका हाइड्रोजन और दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमाइड लिंकेज है उसका ऑक्सीजन। पहले पेप्टाइड चेन में जो अमाइड लिंकेज है उसका हाइड्रोजन और दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमाइड लिंकेज है उसका ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर ये बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो वो फाइब्रस प्रोटीन है, और अगर बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वो वीक है तो ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने आपको फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन का डिफरेंस बता दिया, मतलब शेप के हिसाब से प्रोटीन को डिवाइड